चलो तो हम 3 प्रेयर्स कर ली ना इसमें से हमने, या 4 कर ली? 3 कर ली। अच्छा चलो 4th वन ये वाली। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या कर्ता के प्रति न अनुमोदित किया जाए, ऐसी परम शक्ति। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ये प्रेयर में कि गॉड हमें शक्ति दीजिए। कैसी शक्ति? कि कोई भी देहधारी, मतलब जिसका देह मतलब जिसका बॉडी हो, बॉडी, फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, कुछ भी जिसकी बॉडी हो। ओके, बॉडी तो मोस्टली सबकी ही होती है। ओके, तो जो भी बॉडी में है वैसे सारे ही लिविंग क्रिएचर्स, उनका कभी भी अभाव तिरस्कार ना हो। मतलब ऐसे हमारे माइंड में जो बहुत, ये सारी बहुत डिटेल्ड है लेकिन मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि जो हमारे माइंड में ऐसा होता है ना कि यार ये कहाँ, सपोज तुम घर में हो और तुम बाहर ही जाने वाले थे और कोई आ गया, अरे यार ये कहाँ है, ऐसा होगा कि हम जाने वाले थे और वही टाइम पे आ गए तो हमारा जाना लेट हो गया या फिर कैंसिल हो गया, अरे यार ये कहाँ है। वो माइंड में जो आता है वो एक्चुअली नहीं आना चाहिए। ओके, हमने सबके साथ हो रहा है तो हमने वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, अब ये तो नॉर्मल है, आएगा ही, हमें लेट हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, हमने नॉर्मल टैग लगा दिया है। वो नॉर्मल नहीं है, हैं? दीदी भी त्याग भणे છે हैं? तो क्या बता रहा था कि वो जो हमें दूसरों के प्रति ये होता है कि यार ये कहाँ गए, या फिर पास्ट एक्सपीरियंस कुछ बुरा हो कि यार ये बहुत, मतलब कोई गॉसिपिंग वाला होगा, अरे यार ये पकाएगा, ऐसे मतलब बक बक करते रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, या फिर किसी और की बातें करना, किसी की निंदा करना, ओके, बुरा भला बोलना जो तुम्हें पसंद नहीं है। ओके, वो गॉसिपिंग नेचर वाले को पसंद होगा कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, और तुम्हें अगर पसंद नहीं है कि अरे यार हमें क्या फ़ायदा है किसी की बात करके, तो फिर वो कोई आके तुम्हारे साथ, अरे यार ये फिर से आ गए, तो हाँ तुम्हें तुम्हारे नेचर से सूट नहीं हो रहा है तो तुम्हें वहाँ रहना नहीं चाहिए, बट तुम, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सपोज स्कूल में, ट्यूशन में तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हारे क्लास में ही रहेंगे, तो वो उसकी वजह से, वो पॉइंट की वजह से हम स्कूल या ट्यूशन थोड़ी चेंज कर देंगे। अगर वो हमने कर दिया तो हम मूर्ख है फिर, क्योंकि वो हायर लेवल की स्टडी हम कर रहे हैं और ऐसी बात के लिए हम वो कर दे, तो इससे अच्छा है फिर वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे एडजस्टमेंट लेना है। क्या अच्छा, तुम्हारे नेचर के हिसाब से तुम जो बोल रहे हो तुम सही हो, मुंह से नहीं बोलना है। ओके, मेरे व्यू पॉइंट से मैं सही, या फिर मुंह से ही बोलना पड़े तो यस यू आर करेक्ट, फिर अंदर से ऐसे बोल देना बाय योर व्यू पॉइंट, ऐसे बाहर कितना है यस यू आर करेक्ट, देन अंदर से बाय योर व्यू पॉइंट, मतलब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। सो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। ओके, मैं यहाँ से बोलूँगी ये मेरा राइट हैंड है तो तुम बोलोगे नहीं सर लेफ्ट है। ओके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सही हूँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम सही हो, क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट वो साइड है, तो मैंने ये किया तो नहीं सर ये साइड तो लेफ्ट होता है, लेकिन मेरा तो राइट है ये, क्योंकि तुम ये साइड डायरेक्शन में खड़े हो, मैं ये साइड में खड़ा हूँ। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सो ईगो हर्ट ना हो वैसे, हाँ यू आर करेक्ट बाय योर व्यू, ऐसे तो हो गया, एडजस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे हमें अगर बुरी फीलिंग आ रही है ये कहाँ आ गए, या यार ये कैसे है, ये वो, मतलब सामने वाले की नेगेटिविटी दिखे, शायद वो नेगेटिविटी हो भी उसके नेचर में, लेकिन फिर भी हमें देखनी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि सीइंग द पॉजिटिव थिंग इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, और कुछ भी ना दिखे, बहुत मेहनत करो, कुछ ना कुछ तो सब में ही होती है, सब में ही पॉजिटिव होता है, सब में ही नेगेटिव होता है, और एटलीस्ट कुछ भी ना मिले तो एट लास्ट उसके अंदर लाइफ है। और जैसे हम बोलते हैं कि सबके अंदर गॉड है, ओके, उनको देखो, ये गॉड है, मतलब जैसे कि किसी ने अल्कोहल ड्रिंक किया हो, ओके, और तुम उनको जानते हो,
कि सपोज तुम जो वैन में जाते हो, वो वैन अंकल या ऑटो रिक्शा ड्राइवर या कोई भी हो, ओके, तुम उनको जानते हो और फिर तुम्हें पता ही है कि नॉर्मल वे में वो कितने अच्छे होते हैं, सबके साथ कितना अच्छा बिहेवियर करते हैं, लेकिन उन्होंने वो टाइम पे अल्कोहल पिया हुआ है पर्टिकुलर टाइम पे, और अब वो जैसे तैसे बोल रहे हैं एकदम, मतलब एकदम कोई भी रूड लैंग्वेज बोल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं या ऐसे वैसे कर रहे हैं, न्यूसेंस जैसे, ओके। तो फिर वो टाइम पे हमें ऐसा नहीं करें यार ये देखो कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ये सब थॉट नहीं लानी है, ओके, कि हाँ भाई इनको तो मैं जानती हूँ, ये तो अच्छे हैं, इनके नेचर तो बहुत अच्छे हैं, अभी ये अल्कोहल पिया हुआ है इसीलिए ऐसा है, तो हमें कैसे याद रहता है कि हाँ हाँ वैसे तो अच्छे, क्यों, क्योंकि हमने उनकी अच्छी क्वालिटीज देखी है कि भाई रोज हम जाते हैं, रोज उनके साथ ही मिलते हैं, जाते हैं, तो अच्छे ही है, लेकिन अभी ऐसा है, ओके, सो वैसे वो बुरे नहीं है। तो वैसे ही हर किसी में तुम्हें किसी की अच्छाई दिखे या ना दिखे, लेकिन सब में लाइफ तो है, सब में गॉड है, ऐसा मानो। तो कोई कुछ भी बोलता रहे कि हाँ भाई नेचर के हिसाब से अभी उसकी अपब्रिंगिंग, उसका माइंडसेट, उसका पर्सपेक्टिव अलग है, तो वो अलग बात कर रहा है, अब उसके हिसाब से वो सही है। तो वो ये सारे ही मैंने जैसे बताया डीप है, बट एटलीस्ट यहाँ से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो हमें पॉजिटिव दिखाई दे, नेगेटिव ना दिखाई दे, उसकी हम शक्ति मांग रहे हैं भगवान से। ओके, अंडरस्टूड। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आगे का चैप्टर, थोड़ा बाकी था वो पहले डिस्कस कर ले, वो इसमें होगा ही नहीं चाहिए, हाँ इसमें तो नहीं। यहाँ पहुंचे थे हम पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस से हम स्टार्ट करते हैं और वहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके चलो, सो हमने कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सब कुछ देखा। ओके, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, देन रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हमें लास्ट टॉपिक देखना है पावर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा हमने। नाउ पावर ऑफ अ लेंस। सो पावर ऑफ अ लेंस, जैसे कि किसी के ग्लास को तो हम पूछते हैं तुझे कितने नंबर है, तो इंग्लिश में मतलब व्हाट इज द लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ योर लेंस, वो लेंस ही है, लेकिन पावर मतलब वो नंबर जो हम बोलते हैं ना कि कितने नंबर के चश्मे हैं तुझे, तो नंबर के मतलब क्या, पावर। ओके, so you have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depend on its focal length। तो जो एबिलिटी होती है, ओके, कोई भी लेंस की डाइवर्ज करने की या तो कन्वर्ज करने की, डाइवर्ज कौन से लेंस करते हैं, कॉनकेव। ओके, जो हमने ये वाला है वो है कॉनकेव, तो ये डाइवर्ज करता है। ओके, और ये वाला है वो है कॉन्वेक्स, ये कन्वर्ज करता है। डन। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन के उसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, उसकी फोकल लेंथ कम होगी, सो डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बढ़ेगा और कम होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो, ओके, ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स द लाइट रेज थ्रू द लार्ज एंगल्स, मतलब के लार्ज एंगल से, शॉर्ट फोकल लेंथ ऑपोजिट याद रखो, फोकल लेंथ अगर शॉर्ट है तो जो बेंडिंग होगी वो लार्ज होगी। ओके, मतलब के ये फोकल लेंथ हमारी अगर कम है, फोकल लेंथ कम है, तो ये जो बेंडिंग है, मतलब ये जाना चाहिए था यहाँ पर लेकिन इतना बेंड हो गया, तो ये जो बेंडिंग है वो क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, देन ये जो बेंडिंग है वो कुछ ज्यादा नहीं होगी, मतलब ये ऐसे अगर बेंड हो रहा है ऐसे, तो ये देखो ये एंगल कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो बेंडिंग कम हुई, इसमें बेंडिंग ज्यादा हुई, और आगे यहाँ पे कन्वर्ट करते तो और ज्यादा बेंडिंग हुई, लाइक दैट। तो फोकल लेंथ शॉर्ट हो तो बेंडिंग और से एंगल, जो बेंडिंग एंगल होगा वो लार्ज होगा, बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस कहाँ करना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर। Similarly, concave lens of very short focal length
causes a higher divergence than one with the longer focal length. इसमें भी उल्टा ही है कि shorter focal length तो जो वहां पे कन्वर्जेंस ज्यादा था, मतलब बेंडिंग एंगल ज्यादा था, यहाँ पर भी बेंडिंग एंगल ज्यादा है लेकिन वो डाइवर्जेंस, क्योंकि कॉनकेव में तो डाइवर्जेंस होता है, सो डाइवर्जेंस, हायर डाइवर्जेंस लिखा हुआ है ना, हायर डाइवर्जेंस देन वन विथ लॉन्गर फोकल लेंथ. ओके, the degree of conversion or divergence of light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power. तो भाई यही पावर है. पावर ऑफ लेंस मींस व्हाट, कि डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, वो कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अ लेंस. ओके, पावर ऑफ अ लेंस. चलो जस्ट फॉर अ गेस कि पावर मिरर का भी होगा या नहीं होगा? नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि पावर ऑफ अ लेंस है ना, ये तो हम पावर ऑफ अ लेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन मिरर की बात करें तो जो पहले हमने किया था, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, जैसे कि हमने ये बनाए थे, ये है क्या, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव, और ये कौन सा है, कॉन्वेक्स. तो लेंस में तो पावर हम देख रहे हैं, इसमें भी पावर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? हाँ, करेक्ट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या, कि डिग्री ऑफ कन्वर्जन और डाइवर्जेंस को हम पावर बोलते हैं. यहाँ तो कन्वर्जन और डाइवर्जेंस होने ही नहीं वाला, यहाँ पर तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, सो यहाँ पे नहीं होगा. ओके, सो यहाँ पर होगा कन्वर्जन, मतलब यही कन्वर्जन कितना ज्यादा हो रहा है या डाइवर्जन कितना ज्यादा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ अ लेंस. ओके, then the power of a lens is defined as the reciprocal. ये एक डेफिनेशन है, ये दूसरी डेफिनेशन है, तुम दोनों डेफिनेशन लिखना, और अगर दोनों ही लिखना इजी है. कन्वर्जन और डाइवर्जन की डिग्री को पावर बोलेंगे, या तो फिर जो फोकल लेंथ है उसके इनवर्स को पावर बोलेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब स्मॉल एफ, उसका जो रेसिप्रोकल मतलब इनवर्स 1/f, उसको बोलेंगे पावर ऑफ लेंस. ओके, so the power of a lens, it is represented by letter P, capital P. The power of a lens of a focal length is given by 1/f. सिंपल है, इसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आएंगे. एक ही फॉर्मूला है, P is equals to 1/f. ओके, नाउ अब जैसे मैंने तुम्हें उस दिन 2-3 बार बताया था, याद रखना याद रखना. अब तुम बताओ कि जो फोकल लेंथ है, ओके, वो कौन से केस में पॉजिटिव होगी और कौन से केस में नेगेटिव? कॉन्वेक्स में पॉजिटिव. सो जे करो ये. कॉनकेव में पॉजिटिव और कॉन्वेक्स में नेगेटिव. हाँ बोलो क्या? कॉनकेव में पॉजिटिव और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ किस, फोकल लेंथ किस में क्या होगी? कॉनकेव में, कॉनकेव में नेगेटिव होगी. कॉनकेव में, कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव. श्योर? यस. कैसे याद रखा था हमने? इमेज इस साइड, इमेज वो साइड, तो वो मतलब कन्वर्जन हो रहा है, तो फोकल लेंथ वो साइड है, फोकल लेंथ वो साइड है, तो वो तो प्लस हो गया, तो कॉन्वेक्स में पॉजिटिव. ओके, तो अब देखो, अगर P is equals to 1/f है, P is equals to क्या है, 1/f, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो 1 पॉजिटिव एफ होगा, तो P क्या आएगा, पॉजिटिव. और अगर कॉनकेव लेंस है तो ये क्या है, नेगेटिव, तो ये P की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव. इसीलिए अगर तुम पूछो किसी को कि कितने नंबर है तेरे चश्मे में, तो बोलेगा इस साइड +1, इस साइड -1, तो वो प्लस माइनस क्या है, दिस इज द प्लस और माइनस पावर, कि कितना कन्वर्ज हो रहा है वो और कितना डाइवर्ज हो रहा है वो. सो यू कैन चेक, ओके, कि भाई उसका नेगेटिव है, सपोज दोनों आंखों में नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब क्या, उसका कौन सा लेंस है, कॉनकेव. कॉनकेव लेंस करता क्या है, कन्वर्ज या डाइवर्ज? कॉनकेव कन्वर्ज. हाँ, कॉनकेव डाइवर्ज करता है, ये कॉनकेव है, ये डाइवर्ज करता है. ओके, कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्ज. केव में डाई मारनी है, ऐसे याद रखो. ओके, केव में
डाइव मारनी है। सो कॉनकेव क्या करता है? डाइवर्जन। ओके, तो कॉनकेव में डाइवर्जन होगा और कॉन्वेक्स में कन्वर्जन होगा। तो अब देखो, किसी के नेगेटिव है नंबर, तो नेगेटिव पावर मतलब एफ भी नेगेटिव, एफ नेगेटिव मतलब कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस है मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस है, तो मतलब जो आ रहे हैं उसको और डाइवर्ज कर रहे हैं, तब जाके मतलब यहाँ पे मैंने लेंस पहन लिए, ओके, लेंस पहने या ग्लास पहने, सो होगा क्या कि वो आ रहे हैं और फिर और डाइवर्ज होके फिर अपनी आंखों में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अभी ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारा, ओके, क्या डिफेक्ट्स इन आईज, कि भाई दूर के नंबर, दूर के चश्मे, नजदीक के चश्मे, तो वो डिजीज ही बोलेंगे, ओके। सो दैट वी विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर, ओके, ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, ओके। सो बट वहां पर भी ये कंसेप्ट पता होगा तो और डिटेल्ड में समझ में आएगा, ओके। यहाँ पता चल गया इतना, ओके। हाँ, सो ये हमारा पावर है। द SI यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, ओके। क्या है? डायोप्टर, याद रखना, डायोप्टर। It is denoted by capital letter D. F is expressed in meters, then power is expressed in diopters. तो याद रखना, डायोप्टर कब है? जब F is expressed in what? In meter. Okay. So मीटर में हो तभी डायोप्टर है। अगर सेंटीमीटर में हो तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, फिर डायोप्टर लिख सकते हो। जैसे कि P is equals to, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/F, where F is 5 सेंटीमीटर, ओके। F 5 सेंटीमीटर है तो मेरा पावर कितना होगा? तो मैं बोल दूंगा कि 1/5 and that is equals to 0.2, but that is wrong। क्यों? क्योंकि ये 1/F और ये 0.2 क्या? डायोप्टर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर में हो तब ये डायोप्टर है, ओके। सो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। से 1/5 सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में करेंगे 10⁻², ऊपर जाएगा तो +2, तो हो जाएगा 20। नाउ इट इज अ डायोप्टर, ओके। तो मतलब डायोप्टर में कब लिख सकते हैं? ये तो याद है ना, यूनिट कन्वर्जन। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 सेंटीमीटर, और इसी को तुम लिख सकते हो 10⁻² सेंटीमीटर। डन, ओके। तो ये मैं 5 × 10⁻² लिखूं, वो ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। नाउ तो ये वही लिखा हुआ है, 1m इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1/F है तो 1/मीटर होगा, मीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। सो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 मीटर इनवर्स। You may note that power of a convex lens is positive and that of a concave lens is negative. क्यों? Because of focal length. Okay. Opticians prescribe. Opticians मतलब कौन? Opticians मतलब आंखों के डॉक्टर. Okay. So opticians prescribe corrective lenses indicating their powers. Let us say that lens prescribed has power equal to the +2D. +2D diopter power है. This means that the lens prescribed is convex. प्लस आया ना, तो मतलब तुम्हें convex lens पहनना है, okay. The focal length of the lens is 0.5 मीटर. Similarly, ये कैसे आया? तो यहाँ से ही आया, okay. क्यों? क्योंकि हमें बोल दिया गया है कि पावर कितना है? 2 डायोप्टर है। पावर कितना है? 2 डायोप्टर। तो हम कहेंगे कि भाई P is equals to 1/F एंड P तो है हमारा 2, तो 1/F तो यहाँ पर ही है, तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 इज व्हाट? 0.5, और ये डायोप्टर में था तो ये आएगा मीटर में, ओके। सो क्या हो गया यहाँ पर? 0.5, 50 और 5 मीटर। समझ में आया? यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें पता होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻1/100, और से 10⁻² सेंटीमीटर। अगेन वो जो यूनिट कन्वर्जन वाला मैंने पहले भी तुम्हें बताया था, वो तुम्हें देखना हो तो तुम देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत लंबे, बहुत लेंदी बताया है,
ओके मतलब तुम्हारा पूरा 10, 11, 12 सब कोई सारे स्टैंडर्ड आ जाएंगे उसमें, उतना डिटेल में बताया है। वो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। ओके तो यूनिट कन्वर्जन यू कैन चेक चैनल पे। अदरवाइज मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी पहले तुम्हें बताई थी कि जब बिगर यूनिट में से सपोज 1 मीटर है तो मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा, तो मीटर बड़ा, तो बिगर यूनिट में से स्मॉलर यूनिट में जाना हो तो मल्टीप्लाई करना है। वैसे भी तुम याद रख सकते हो, बिगर में से स्मॉलर में जाना हो तो मल्टीप्लाई करो, स्मॉलर में से बिगर में जाना है तो डिवाइड करो। ओके तो 1 मीटर से मुझे 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, सो 100 आता है नंबर, वो मुझे पता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो मीटर बड़ा है और जा रहे हैं स्मॉलर में सेंटीमीटर में, तो फिर मल्टीप्लाई करो। दैट मींस कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 100 सेंटीमीटर। ओके लेकिन 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर गिवन है और वो कितने मीटर, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना, तो सेंटीमीटर स्मॉल है, मीटर बड़ा है, तो स्मॉलर से बिगर में जाएंगे तो क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट विल बी 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻²। ओके तो वो तो बहुत डीप है लेक्चर, बट सिंपल वे में याद रखना हो तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि बिगर टू स्मॉलर में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करो और स्मॉलर टू बिगर में जा रहे हो तो डिवाइड करो। जैसे कि मैं बोल दूं तुम्हें कि 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कितना होगा बताओ, तो बताओ चलो कितना होगा। 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 आएगा। सेंटीमीटर है ना, देखो चलो ये पता है 5 किलोमीटर का मीटर में कितना होता है, 500 नहीं 5000। किलो मतलब क्या, 10⁻3, 1 2 और 3। 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर। किलो मतलब 10⁻3, किलो मतलब 1000। ओके 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर होता है। अब 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर। ओके 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर है, सो 5000 मीटर का कितना सेंटीमीटर होगा, तो ये 100 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 से 5000 करेंगे, सो 100 से भी 5000 करेंगे, सो कितना आएगा 5 लाख सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। तो डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, जा सकते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 10⁻5 आएगा। ओके तो बिगर टू स्मॉलर तो मल्टीप्लाई करना है 10⁻5 से, तो 5 इंटू 10⁻5 तो 5 लाख। समझ में आया। और अगर वो डायरेक्ट ना याद हो तो छोटे छोटे में जाओ, मतलब किलोमीटर टू मीटर में जाओ, मीटर टू सेंटीमीटर में जाओ, लाइक दैट। ओके यूनिट कन्वर्जन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, आगे भी आएगा, आगे पूरी फिजिक्स में आएगा यूनिट कन्वर्जन। सो ऐसा ना हो कि कंसेप्ट तुम्हें पता है, फॉर्मूला तुम्हें पता है, नाउ वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन भी तुम्हें आती है, यूनिट कन्वर्जन इज मस्ट। ओके ये भी तुम्हें आनी ही चाहिए। हाँ सो वैसे ही सिमिलरली a length of a power -2.5d has a focal length of -0.40 meter, the lens is concave। understood, simple, समझ में आ गया। so with this our chapter is completed। okay यही था पूरे चैप्टर में। so क्या देखा हमने पूरे चैप्टर में, वो ऑलरेडी हमने अभी रिवाइज किया थोड़ी देर पहले। ओके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस एंड लास्टली पावर ऑफ लेंस। अंडरस्टूड। तो ये पूरा कंसेप्ट था। नाउ we will discuss whatever small activities or question answer there is, question answers are there, that we will discuss। okay
हम्म हम्म ना पूछ ओके चलो सो सबसे पहले तो एक्टिविटी 10.1 ओके क्या बोल रहे हैं टू अभी एक्टिविटी में जो वो देखेंगे हम बट मेजरली एक्टिविटी कौन सी है इमेज फॉर्मेशन वाली जो ऑलरेडी हमने फिगर्स बनाने सीख ली है और दूसरी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली ओके दैट वी विल डिस्कस सो टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द इनर एंड द आउटर कर्व्ड सरफेस ऑफ अ स्पून तो स्पून अभी हमने तो एडवांस पढ़ लिया है ये पहले एक्टिविटी बता रहे हैं फिर एडवांस पढ़ा रहे हैं ओके सो स्पून है तो स्पून का नेचर पता करो ऐसे बोला है ओके तो कैसे पता करेंगे जैसे हमने बताया था कि केव जैसा सरफेस है ये वाला सो ये स्पून है सपोज तो दिस इज अ कॉनकेव ओके और दिस इज कॉन्वेक्स तो वही चीज हमें समझनी है टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स इनर कर्व्ड सरफेस Do you get the image smaller or large or move the spoon slowly away from your पहले यहाँ है अब धीरे धीरे away from your face observe the image how does it change revert the spoon and repeat the activity how does the image look like now and compare okay सबसे पहले do you get the image yes इमेज तो दिखेगी थोड़ी बहुत ओके मतलब वो कितनी नई स्पून ली है उसके ऊपर डिपेंड है सो यस इज इट स्मॉलर और लार्ज तो सबसे पहले तो तुमने कौन सी सरफेस में तुम देख रहे हो डिपेंडिंग अपॉन दैट स्मॉलर और लार्ज पता चलेगा द इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट व्हेन द स्पून इज क्लोजर टू द फेस जब क्लोजर टू द फेस हो तो अभी हम ये स्पून है ओके और मैंने ऐसे रखी हुई क्लोजर टू द फेस तो इमेज इज एनलार्ज्ड एंड इरेक्ट तो अब ये कॉनकेव में देख रहे हैं हम सो कॉनकेव में एनलार्ज और इरेक्ट कब मिलता है एनलार्ज तो बहुत जगह मिलता है लेकिन इरेक्ट कब मिलता है लास्ट में इरेक्ट मिलता है बाकी सब में ही क्या मिलता है रियल इन्वर्टेड लेकिन इरेक्ट वाला लास्ट केस में मिलता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पी और सी नहीं पी और एफ के बीच में यस सो एक लास्ट वाले केस में हमें एनलार्ज मिलता है ओके सो वही चीज हमें देखनी है क्लोजर टू द फेस एज द स्पून इज मूव्ड स्लोली अवे मतलब ऐसा समझो ये स्पून है और ऑब्जेक्ट मैं दूर ले जा रहा हूँ तो मतलब पहले पी और एफ के बीच में था अभी एफ पे ला रहा हूँ फिर एफ से एफ और सी के बीच में ला रहा हूँ फिर सी पे फिर बियॉन्ड सी वैसे दूर जा रहा हूँ ओके तो मैं दूर जा रहा हूँ ओके सो क्या होगा when the spoon is moved slowly away from the face the image becomes large and inverted तो लार्ज कब होगी पहले तो एफ पे आओगे तुम तो पॉइंट साइज हो जाएगी एफ पे तो पॉइंट साइज है एफ से थोड़ा ही पीछे जाओगे तुम मतलब लार्ज होती जाएगी जितना दूर जाओगे फेस और उसके डिस्टेंस जितना बढ़ेगा ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी इमेज बड़ी होती जाती है वो हमने देखी तो वो बड़ी होती है वही है ये सब समझने के लिए है बाकी तो तुमने जो टेबल याद रखा हो फिगर दैट इज डन वो हमने समझ लिया है तो वही चीज है कि बिकम्स लार्ज एंड इन्वर्टेड सारी ही इन्वर्टेड मिलेगी अब तो ओके व्हेन द फेस इज वेरी फार ऑफ highly diminished and inverted image of our
फेस इज सीन, बहुत ही दूर हो तो मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो एफ पे क्या मिलेगा फिर हमें, एकदम पॉइंट साइज, सिंपल। ओके, तो वही है when the spoon is reversed, स्पून को रिवर्स्ड कर दिया, मतलब ऐसी थी तो अब ऐसी कर दिया। ओके, उल्टा नहीं, रिवर्स्ड। ओके, रिवर्स कर दिया। The image formed by the outer surface of the spoon is virtual and diminished in size. तो अब आ गए हैं हम किस पे, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड। Now if we move the spoon away from our face, the image moves away. However, the image continues to be virtual and diminished in size. क्योंकि हमने देखा था, क्या देखा था, दो ही तो केस थे कॉन्वेक्स मिरर में, तो कि भाई इनफाइनाइट पे हो तो एफ पे मिलेगा पॉइंट साइज, और इनफाइनाइट से पोल के बीच में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी, तो छोटी इमेज मिलेगी एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, वही देखा था, तो वही चीज है। The image moves away, however, the image continues to be virtual and diminished. Finally, at last, the image is diminished to almost point size. वो कब, जब हम बहुत दूर इनफाइनाइट पे चले गए तो f पे तो पॉइंट साइज है। ओके, that's it. Conclusion: The inner surface of the spoon acts as the concave mirror, whereas the outer surface acts as the convex mirror. और उसके बाद फिर हम समझे like that. तो ये एक्टिविटी थी। Then activity 2, ये conclusion है, मतलब यहीं पे होगी activity 2, ये okay. To show the converging nature of a concave mirror and find its focal length. तो concave mirror जो होगा उसका converging nature, okay. So देखो उल्टा है, डाइवर्जिंग हो रहा है कॉन्केव लेंस, और कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, ऑपोजिट, मिरर और लेंस ऑपोजिट। ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग whereas concave mirror converging and concave lens diverging, so convex mirror diverging. Understood? उल्टा है। So hold a concave mirror in your hand, मतलब just like a spoon, okay, and direct its reflecting surface towards the sun, मतलब ऐसे ही, same. Move the sheet of paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright sharp spot of light. Hold the mirror and paper size same position for a few minutes and what do you observe and why? तो मतलब ये मिरर है, मैंने एक पेपर ले लिया, पेपर को मैंने यहाँ रखा आगे, मैं बीच में नहीं खड़ा हूँ, रेज आ रही है ऐसे, पेपर यहाँ पर है, अब वो बीच में एक स्पॉट दिखेगा। ये एक्टिविटी तुम घर पे कर सकते हो, बट उसके लिए मिरर चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास से तुम ये कर सकते हो, वहाँ पे लेंस आ जाएगा वापस, लेकिन लेंस से भी ये एक्टिविटी तुम कर सकते हो। ओके, तो क्या है कि यहाँ पे आ गया, पेपर पे आ गया है वो स्पॉट, अब वो स्पॉट एकदम छोटा दिखे, अभी कभी कहीं पे ऐसे बड़ा है, स्पॉट जैसा लग ही नहीं रहा, फिर धीरे 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 सपोज यहाँ पे स्पॉट लग रहा है, तो वहीं पे तुम थोड़ी देर के लिए पकड़े रखोगे पेपर को वैसे के वैसे, तो क्या होगा पता है, बर्न होगा, पेपर जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे ही सन के रेज ऐसे आ रहे हैं और कन्वर्ज होके यहाँ एफ पे मिल रहे हैं। ओके, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, सो आ रहे हैं कन्वर्ज होके एफ पे मिल रहे हैं, सारे ही आके कन्वर्ज होके एफ पे मिल रहे हैं, तो वो जलने लगेगा। ओके, सो वही है हमारा कंक्लूजन। The paper initially turns blackish, then burns, producing smoke. Eventually, it catches fire. The light from the sun is converged at a point as a sharp, bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the principal focus of the concave mirror. तो ये concave mirror का क्या है, principal focus है। The heat produced due to concentration of light ignites the paper. And conclusion, the distance of this image of the sun from the pole. तो वही conclusion, क्या infinite पे ऑब्जेक्ट होगा तो वो f पे इमेज देगा, तो f पे सन की इमेज आ रही है, देखो सन की इमेज ही जला दे रही है, तो सन क्या करेगा
કઈ નહીં આપે હવે તું જાય છે કેમ हाँ चलो सो समझ में आ गया ओके नाउ दो एक्टिविटी देखी नाउ थर्ड एक्टिविटी वी विल सी टू लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वही जो एक्टिविटी हमने की जो टेबल और फिगर जैसे हमने बनाए कि इनफाइनाइट पे रखेंगे तो एफ पे फिर आगे लाएंगे तो थोड़ा पीछे आएगा इमेज तो वही एक्टिविटी हमें एक्टिविटी में ये एक्टिविटी में वही है और फिर इमेज फॉर्मेशन देखा है टू लोकेट द इमेज मतलब इमेज की लोकेशन हमें फाइंड करनी है तो वही चीज़ है उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करके या फिर डायरेक्टली देखो वही सारी चीज़ें जस्ट बियॉन्ड सी एट सी बिटवीन एफ एंड सी एट एफ एंड बिटवीन पी एंड एफ तो सारी इमेज बनेगी वही एक्सरसाइज है हमारी एंड देन ये टेबल गिवन है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये ओके फोर्थ एक्टिविटी टू लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर तो वो फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट तो वो लोकेट तो इमेज हमने कर लिया अब उसकी फिगर बनाई हुई है ओके यही फिगर हमने बनाई थी तो वो फिगर बनाई है और उसका भी डायग्राम देन देखो इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर ओके कॉन्वेक्स मिरर जो है उससे जो इमेज बनती है वो कॉन्वेक्स मिरर तो वो दो पोजीशन थी ओके सो दैट इज दिस टू ये दो पोजीशन मिलती है ચાલો વાંચવાનું છે બેસી જ ચાલો આ બાજુ બેસી પછી આ પડી જાય ચાલો ચાલો so now next 10.6 to demonstrate the wide field of the view nature of a convex mirror तो भाई कॉन्वेक्स मिरर होता है देखो हमने तब डिस्कस किया था कहाँ क्या यूज करते हैं वो तो हमने बताया था कि जो कॉनकेव मिरर स्टार्टिंग हमने किया था तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया था छोटी चीज जो है उसको बड़ी देखनी है जैसे कि मुंह के अंदर वो डेंटिस्ट जो यूज करता है तो छोटे दांत को छोटी गैप को बड़ा देखना है आजा फोन तो रवा दे सारू लई जता ચાલો હવે સુરભી ડિસ્ટર્બ નહીં હા चलो सो कहाँ थे हम छोटे चीज को बड़ा हाँ तो छोटी चीज जैसे कि हमने डेंटिस्ट का एग्जांपल देखा था कि छोटे गैप फिलर को देखना है बड़ी साइज में तो कॉनकेव मिरर मतलब छोटी चीज को बड़ा देखना हो तो कॉनकेव मिरर ओके सर्च लाइट थी टॉर्च लाइट थी वो जो व्हीकल की हेडलाइट्स थी नहीं करते वो क्या जब वो बार-बार नहीं जैसा हाँ शेविंग मिरर Shaving. शेविंग मिरर यस कि जो हम बार्बर के पास या फिर क्या बोलते हैं उसे सलून में जाते हैं सो जो हेयर कट करते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली वो लगाया हुआ होता है हाँ क्योंकि छोटी चीज़ को भी हमें बड़ा देखना है दैट्स वाई जो हमारा कई कई जगह पे ऐसा होता है कि जो हमारे वॉशिंग बेस होता है ना वॉश बेसिन जो होता है वहाँ पर भी ये लगाते हैं क्योंकि अगर घर में अगर शेविंग कर रहे हैं सो वहाँ पे फिर जैसे कि तुम वो भी खाना साफ करता है जब बड़ा वाला हाँ यस 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 तो वो लेकिन वो क्या है कि वो बड़ी जो इमेज है वो उससे छोटी बना रहा है हम तो छोटी को बड़ी तो वो तो कॉन्वेक्स हो गया ओके समझ में आ गया तो उसी के लिए ये एक्टिविटी गिवन है कि नेचर कॉन्वेक्स का सो ऑब्जर्व द इमेज डिस्टेंस ऑफ ए तो वो जो हमने किया है वही है ज़्यादा कुछ है नहीं ऑब्जर्वेशन देखो डायरेक्टली वी कैन नॉट सी द फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिरर व्हेन वी ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइजेस वी फाइंड दैट द एंटायर ऑब्जेक्ट in the image is seen when the size of the plane mirror is at least half of the size of the object मतलब क्या बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई पिक्चर हो और तुमने प्लेन मिरर लिया हुआ है सो क्या तुम्हें वो पूरा का पूरा पिक्चर दिखेगा प्लेन मिरर में तो नहीं दिखेगा सम पार्ट ही दिखेंगे सिर्फ ओके तो वो चीज़ है पहले एक्टिविटी देख लेते हैं सो दैट इज 10.6 थी देन आगे देखते हैं 10.7 ये हाँ
नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये एक एक्टिविटी है, यस दिस इज थोड़ी हमें समझने जैसी। टू शो दैट एपरेंट डेप्थ, एपरेंट मतलब क्या, एपरेंट इन द सेंस जो झूठ मूठ की हो, दिखावे की, एपरेंट मतलब दिखना, एक्चुअल एंड एपरेंट, एक्चुअल मतलब जो है वो, एंड एपरेंट मतलब दिखावे की, मतलब वो ट्रू भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती, मोस्टली ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है। ओके, एपरेंट मतलब जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम। ओके, जैसे कि हम ऐसा शो करें, हम सपोज तुम्हारा हेडेक हो रहा है, बहुत खतरनाक हेडेक हो रहा है, बट तुम्हारी सेंसेस पे इतने कंट्रोल है, सो यू आर बिहेविंग लाइक, तुम स्माइल कर रहे हो, तुम एनर्जेटिक हो, तो किसी को, पूरे रूम में किसी को पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारे सिर में दर्द है। ओके, और कई लोगों को क्या होता है, सिर में दर्द है, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाएगा, क्या करे, सर सिर दर्द हो रहा है, सो जाएंगे, ये वो। ओके, तो अब वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को हम देखेंगे तो अपेरेंटली ही और शी इज गुड, अपेरेंटली दिखने में, एक्चुअली नॉट गुड। ओके, और किसी को उल्टा भी हो सकता है कैसे, सर बहुत दर्द कर रहा है, सो जा रहे हैं, तो अपेरेंटली बीमार लग रहे हैं लेकिन है नहीं, एक्चुअल में पढ़ाई नहीं करनी इसलिए बीमार हो गए, लाइक दैट। ओके, सो अपेरेंट मतलब क्या, जो दिख रहा है, एंड एक्चुअल मतलब एक्चुअल, अंडरस्टूड? ओके, अपेरेंट एंड एक्चुअल। टू शो दैट apparent depth of the bucket filled water is less than that of the real depth of the bucket, मतलब कि जो दिख रही है वो डेप्थ कम है। ओके, देखते हैं, देखो, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट, ये एक्सरसाइज तुम घर पे कर सकते हो। तो प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विथ वाटर, पूरी एक बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है और नीचे हमने 10 रुपीज का, 5 रुपीज का कॉइन रख दिया है। With your eye to side above the water, try to pick up the coin in one go, मतलब ऐसे सीधे रह के तुम उठाओगे ना तो हाथ में ही आ जाएगा, वैसे नहीं, थोड़ी टेढ़ी नजर से देखना है। मतलब यहाँ बकेट है तो हम थोड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ से देख रहे हैं, और अब हम ऐसे करके ऐसे लेने जा रहे हैं, तो ऐसे जहाँ हमें दिख रहा है ना कि ये रहा, वो पकड़ने का ट्राई करेंगे तो हाथ में कुछ आएगा ही नहीं, लेकिन कॉइन हमें वहां पर लगेगा, कॉइन वहां पर लगेगा लेकिन वहां पर होगा नहीं, दैट इज एपरेंट, कॉइन एपरेंट है, एक्चुअल में वहां पर है ही नहीं। ओके, सो हेलो हेलो श्रेयस, हाँ वो मैं टाइमिंग बताने के लिए कॉल किया था, 5:45, हाँ सुबह ही ना हाँ मतलब घर पे ही आ जाना, कोई बात नहीं। ओके, 5:45 को निकलेंगे। ओके ओके, चलो, हाँ चलो। सो with your eye to a side above the water, try to pick up the coin in one go. Did you succeed? नहीं होंगे। Why did you not succeed in doing so? Okay, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा जो देख रहे हैं, मैंने क्यों बोला सीधा मत देखना, हमने रिफ्रैक्शन का फंडा पढ़ा, तो रिफ्रैक्शन के फंडे में हमने क्या पढ़ा कि ये हमारा सरफेस है और ये नीचे वाटर है, तो लाइट रे एयर टू वाटर में जा रहा है, करेक्ट? सो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं, एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, करेक्ट? ये हमने देखा था। लेकिन अगर तुम्हारा लाइट रे ऐसे सीधे आ रहा है तो वो कहीं पे भी बेंड ना करके सीधे ही चला जाएगा। तो जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो कब वर्क करेगा? व्हेन देयर इज सम इंक्लिनेशन, बेंडिंग एंगल। ओके, सीधा सीधा आएगा तो सीधा सीधा ही चला जाएगा, जस्ट लाइक के वो जो हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स में वो सी में से पास हो रहा है तो डायरेक्टली सीधा सीधा चला गया, या फिर लेंस की बात करें तो अगर ओ में से पास हो रहा है तो सीधा ही चला गया। ओके, कहीं पे कन्वर्स डाइवर्स कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट सीधा सीधा चला गया। सो नॉर्मल पे सीधा सीधा चला गया। ओके, सो इसीलिए सीधा नहीं, थोड़ा टेढ़ा देखना है हमें। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पर काम आएगा कि अब ऐसा समझो कि एक्चुअल में तुम्हारा कॉइन सपोज ऐसे है। ओके, तो तुम कहाँ जाओगे?
तुम ऐसा सोचोगे कि लाइट रेज यहाँ से आ रहा है तो तुम यहाँ पकड़ने जाओगे, लेकिन वहां कुछ होगा ही नहीं। लाइट रेज तुम्हें ये तुम्हारी आंखों में जा रहा है, ये रे तुम्हारी आंखों में जा रहा है, राइट? तो तुम्हें क्या लगेगा कि लाइट इज ट्रैवलिंग स्ट्रेट। दिमाग को रिफ्रैक्शन पढ़ाई के कंसेप्ट में समझ में आ गया, लेकिन जो सोचता है वो तो ऐसे ही सोचता है कि लाइट रेज आर कमिंग स्ट्रेट। सो यहाँ तुम्हें क्या लगेगा कि ये स्ट्रेट आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ की चीज तुम्हें यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ से ऐसे करके पकड़ने जाओगे तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो चीज तो एक्चुअल में यहाँ है। तो क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए। अंडरस्टूड? तो वही एक्टिविटी है। हेलो, हाँ, टाइम बताने के लिए 5:45। हाँ, 4 घंटे लगेंगे हमें जाने के लिए। हाँ, ठीक है, ओके। चलो, सुबह सुबह सभी बोलते हैं। अभी हम यहाँ यहीं चले जाते कहीं पे तो फिर 10 बजे इकट्ठा होके चले जाते, दूर जाना है इसलिए। चलो, सो कहाँ थे हम? ये रिफ्लेक्शन। ओके, सो फ्रेंड को पूछो, ऐसा पूछ रहे हैं, फिर भी उनसे भी एक्टिविटी नहीं होगी, कंसेप्ट हमने समझ लिया है। तो देखो, ये कंसेप्ट जस्ट हमने अभी जो समझा हो, व्हेन यू ट्राई टू पिकिंग अप द कॉइन with your eye to a side above water, you do not succeed in one go. The reason, as shown in the figure, a coin is at point O. Point यहाँ पर, coin वहाँ पर है O point पे। coin कहाँ पर है? O point पे, लेकिन वो दिखेगा कहाँ तुम्हें? I point पे। That means कि ये depth तुम्हें इतना ऊपर लगेगा coin, लेकिन coin तो और नीचे है। Okay, so when we view this coin with our eye to a side above water, we observe the image I of the coin which is above O. When we try to pick up this coin in one go, we do not succeed in picking up the coin. This is because we move our hand up to 1, मतलब 1 in the sense I, हम यहाँ से I तक ही जाएंगे। ओके, लेकिन फिर वापस ऐसे देख, आंखें घुमानी नहीं है, नहीं तो पकड़ लेंगे हम। मतलब यहाँ से ऐसे करके देखा तो 1 गो ये देख लिया, अब ऐसे करके डाल लेना है, फिर हम ऐसे करके ऐसे देखते 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 तो सीधे नॉर्मल हो जाएंगे, तो पकड़ लेंगे। एक बार जो व्यू रखा है वही व्यू में ऐसे करके पकड़ लेना है, या फिर आंखें बंद करके ऐसे पकड़ो तो नहीं आएगा। ओके, कंसेप्ट समझने के लिए एक्टिविटी है। ओके, हाँ, so when our friends try the same way, they also fail to pick up the coin. In going from water to air, rays of the light bend away from the normal. Okay, and bottom of the bucket appears to be raised. The apparent depth of the bucket is less than that of the real depth of the bucket. मतलब real depth ज्यादा है, लेकिन apparent depth कम है। कि जो दिखने की लेंथ है कि इतना है, वो कम है। जैसे कि स्विमिंग पूल में देखना, तुम बाहर से स्विमिंग पूल के ऊपर बाहर से देखोगे तो एपरेंट डेप्थ तुम्हें लगेगा ये रहा, इतना ही है, नीचे के मतलब टाइल्स भी दिख रही है फ्लोरिंग की। अंदर कूदोगे तो घुस जाओगे नीचे, कि कहाँ गई टाइल्स, यहाँ पे ही दिख रही थी, क्योंकि वो एपरेंट डेप्थ तुम्हें ऊपर दिख रही थी। ओके, और अब गए तो पाँव भी चले ही जा रहे हैं, कहीं टाइल्स कहाँ गई? क्यों? क्योंकि एक्चुअल डेप्थ ज्यादा है एपरेंट डेप्थ। ओके, तो ऐसा मत करना। और ऐसा हो तो समझ लेना ऐसा क्यों हुआ, because of this concept. Okay. Activity 10.8, to show that the object in water appears to be raised due to the refraction. वही है, same activity ही है। Apparent depth of the activity object in the large shallow bowl filled with water increases, its real depth increases. मतलब कि क्या हो रहा है? अभी जो है हमने देख लिया कि एक्चुअल डेप्थ जो है वो कम है कंपेयर टू दी apparent डेप्थ कम है कंपेयर टू दी एक्चुअल डेप्थ, ये हमने देखा। अब ये एक क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के लिए फिक्स हो गया है, लेकिन अब इसमें तुम और पानी डालोगे तो और कम हो जाएगी, और पानी डालोगे तो और कम हो जाएगी, ऐसे होने लगेगा। और जैसे जैसे पानी निकालते जाओगे, ऐसा समझो बकेट है और बकेट में तुम्हारा कॉइन यहाँ पर था एक्चुअल में और एपरेंट में ऊपर था, अब इसमें से तुमने पानी निकाल लिया तो यहाँ चला जाएगा,
और पानी निकाल दिया, पूरा ही पानी निकाल लिया तो क्या होगा भाई, जहाँ एक्चुअल है वहीं पे इमेज बनेगी। ओके, तो पानी की क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं तो वो एक्चुअल के पास जा रहा है, मतलब कि एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के बीच का डिफरेंस कम हो रहा है। और पानी की क्वांटिटी डालते जाएंगे तो एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की डिफरेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल। ओके, तो वही चीज है। प्लेस अ लार्ज शैलो बाउल फिल्ड विथ वाटर ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट, मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल एंड स्टॉप व्हेन, क्या हुआ, a bowl stop when the coin just disappear from your sight. Ask a friend to pour a water gently into the bowl without disturbing the coin. Keep looking the coin from your position and then पकड़ पा रहे हो क्या, ऐसा पूछ रहा है। तो मतलब क्या करना है हमें कि हमें, अब देखो सबसे पहले कॉइन यहाँ था और उसकी इमेज कहाँ थी, यहाँ पर थी। कॉइन यहाँ पर है, उसकी इमेज यहाँ पर है। और अब तुम सपोज तुम्हें यहाँ से इमेज दिख रही है, वो इमेज यहाँ पर है और कॉइन एक्चुअल में नीचे है। अब तुम और थोड़ा आगे जा रहे हो, इंक्लिनेशन और ज्यादा हो रहा है। ओके, तो एंगल पे तो डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा है, साइन आई साइन आर, वो n इज इक्वल्स टू, अभी हमने देखा था ना, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू n, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्नेल्स लॉ याद है ना। ओके, अब हम और बेंड हो रहे हैं, मतलब हमारे रेज, लाइट जो हमारे रेज है जो हम देख रहे हैं, ओके, हमारा विजन है वो और बेंड हो रहा है। तो क्या होगा कि हम इतना बेंड हो गए तो और ज्यादा, अब वो और ज्यादा, मतलब कितना आगे जा रहे हैं जहां तक हमें अब इमेज दिख ही नहीं रही। तो पहले यहाँ खड़े थे एक्चुअल और थोड़ा यहाँ से देख रहे हैं तो एपरेंट ऊपर है, अब धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो दिखना ही बंद हो गया, इमेज दिखना ही बंद हो गया कि अब नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ गया ना, बकेट से बहुत आगे बढ़ गया तो कॉइन कैसे दिखेगा। अब तुम इसके अंदर पानी डाल रहे हो, मतलब तुम्हारा दोस्त पानी डाल रहा है, जैसे ही पानी डाला वो इमेज वापस दिखने लगी तुम्हें यहाँ से। क्यों? क्योंकि एपरेंट डेप्थ और कम हो गई, एपरेंट डेप्थ और कम हो गई तो ऊपर आ गई, तो तुम्हें इमेज दिखने लगी। अब तुम वापस पकड़ने जाओगे, नहीं आएगी। वही कंसेप्ट है। ओके, सो पानी डालने से भी फर्क पड़ेगा, एट द सेम टाइम जब तुम मूव करोगे तुम्हारा लोकेशन चेंज होगा तो भी फर्क पड़ेगा। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, समझ गए ना? तो वही चीज है। कंक्लूजन, the coin becomes visible again and slightly raised above its actual position on pouring into the water bowl. This is because refraction of light. In other words, apparent depth of a coin in the large shallow bowl filled water increases as its real depth increases. Real depth increase होगी इससे। Understood? Okay. Now next activity 10.9. To show that refraction does not occur for a normal incidence. जैसे मैंने बताया सीधा सीधा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नॉर्मल पे कुछ होगा नहीं, नो रिफ्लेक्शन, सीधा ही चला जाएगा। सो ये एक्टिविटी करवाई है क्या कि ये हमारा स्लैब है, इंक्लाइंड रेज आएंगे तो वो बेंड होगी, लेकिन सीधा रेज आएगा तो ऐसे सीधा रेज आएगा तो बेंड नहीं होगी। ओके, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन in ink over a sheet of white paper placed on a table. Place a glass slab over the line such a way that one of its edges makes an angle with the line. मतलब पहले ये लाइन बना दो और फिर उसके ऊपर ये स्लैब रख दो। ओके, look the portion of the line under the slab from the sides. मतलब ये लाइन को हमें साइड में से देखना है, साइड में से। ओके, वो लाइन को। Now, what do you observe? Does the line under the glass slab appear to be bent at the edges? Next, place the glass slab such that it is normal to the line. मतलब वो जैसा, उसके जैसा। And what do you observe and all? Okay. And look at the line from the top of the glass slab. Does the part and all? Okay, चलो। तो पहली बात क्या? When we look the portion of the line under the slab from the side, साइड से देखेंगे तो अगेन जैसे वो apparent depth हमें ऊपर दिखती थी,
एपरेंट डेप्थ कैसी, वो कॉइन कैसे ऊपर दिखता था, वैसे ही तुमने एक लाइन बनाई है और उसके ऊपर स्लैब रख दिया है। अब तुम साइड से देखोगे ना, तो जैसे यहाँ से मैं देखूंगा ना, तो ये लाइन थोड़ी आगे की साइड दिखेगी, मतलब ग्लास के थोड़े अंदर दिखेगी, ग्लास स्लैब है उसके अंदर दिखेगी। ओके, अगेन वही कंसेप्ट रिफ्रैक्शन की वजह से। So when we look at the portion of the line under the slab from the side, careful observation shows that AB is bent at the edge B and line BC at C, मतलब bend होगी। यहाँ से तुम जब देखोगे तो तुम्हें ऐसे सीधा सीधा नहीं लगेगा, फिर यहाँ से ऐसे लगेगा, यहाँ से ऐसे लगेगा, लाइक बेंड होगा। ओके, मतलब कौन से दो सरफेस में, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। On placing the glass slab normal to the line, we observe that part of the line under glass slab does not appear bent, मतलब वो bent होती हुई दिखाई देगी नहीं। Okay. And the line under the glass slab does not appear bent at B and C. Yes, the part of the line beneath the slab appears raised while looking at the line from the top of the glass. मतलब जब देखेंगे तो थोड़ी ऊपर तो लगेगी, लेकिन bent होती हुई दिखेगी नहीं। This is due to the refraction of light. The object appears raised due to the refraction of light, and for normal incidence, refraction of light does not occur. मतलब यही है हमारा कंक्लूजन, ही याद रखना है। ये सारे ही एक एक मार्क में कंक्लूजन पूछे जा सकते हैं। ओके, कि भाई ये किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, ये रे यहाँ किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो, और फिर तुम बोलोगे कुछ भी नहीं। मतलब वो एक्चुअली बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन ना भी हो, भले ही स्टेटमेंट भर भर के दिया हुआ, बट तुम देखोगे अरे ये तो नॉर्मल जा रहा है, तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा सीधा ही जाएगा। तुम्हें लिखना है नो रिफ्रैक्शन और नन ऑफ द अबव, एमसीक्यू में टिक कर देना है। बट वो पता चलना चाहिए कि अच्छा नॉर्मल है ये, ऐसा नहीं कि हम देख रहे हैं। नॉर्मल भी ना बोला हो और डायरेक्टली बोल दिया इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री, ऐसा बोल दिया तो हम भी चलते बने और कैलकुलेट करने, अरे 90 डिग्री मतलब नॉर्मल, 90 डिग्री मतलब क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। चलो नेक्स्ट है, टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात है। कुछ नहीं है इसमें, क्या है एक्टिविटी में कि सपोज तुमने ये लाइन ड्रॉ की है, उसके ऊपर स्लैब रख दिया, अब तुम ये साइड से देख रहे हो, अब लाइन तुम्हें जहां से दिखेगी वहां पे तुम ऐसे सीधी लाइन में, हाँ तुम्हें जहां से ऐसे सीधी लग रही है, वो यहाँ से सीधी लग रही है तो मैं यहाँ बना दिया, और यहाँ से सीधी लग रही है तो मैंने यहाँ बना दिया, और फिर तुम स्लैब उठाकर देखोगे तो एक्चुअली वो सीधी है ही नहीं। ओके, एक्चुअली वो टेढ़ी, मतलब रिफ्रैक्शन वाली है। तो वही एक्टिविटी है ये। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। तो पहले बोर्ड पे पेपर चिपका दो। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। फिर मिडल में सपोज ये पेपर है, मिडल में हमने ऐसे स्लैब रख दिया। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद पेंसिल एंड नेम द आउटलाइन। मतलब यहाँ पे ऐसे आउटलाइन ड्रॉ कर ली और लिख दिया ABCD। Take 4 identical pins, fix 2 pins A, E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edge AB। मतलब यहाँ पे ऐसे एक दो पिन लगा दी, ऐसे दो पिन ऐसे लगा दी जो ऐसे इंक्लाइन, उसकी लाइन AB को इंक्लाइन करेगी। ओके, then look for the images of the pins E and F through the opposite edges। मतलब ये opposite edge मतलब ये CD, यहां से हम देखेंगे तो उसकी जहां पे हमें दिखेगी वहां पे हमें इमेज देखनी है। ओके, फिक्स 2 other pins say G and H such that these pins and the images of E and F lie on the straight line। मतलब यहां से तुम्हें E और F दिख रहा है और यहाँ पर मैं दो पिन और लगा रहा हूं। कैसे लग रहा हूं कि ये जो है उसके सीधे सीधे मुझे दिखाई दे, वहां पर ऐसे मैंने 2 पिन लगा दी, जहां सीधे दिखाई दे रही है वहां पर लगाई। ओके, फिक्स ये लगाई। रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब सारी ही पिन हटा दो और स्लैब भी हटा दो। तो मतलब तुम्हारे पास 4 पॉइंट थे, 1 2 और 3 4। अब तुम देखोगे कि तुमने तो लाइन में लगाए थे, ग्लास स्लैब में से देख करके वो जो है उसी के लाइन में यहाँ पे लगाए थे, लेकिन जब उठा दिया सब कुछ तो पता चला कि वो लाइन में नहीं है, अगेन रिफ्रैक्शन की वजह से।
सो ज्वाइन द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द पिन्स, ये रहा, जैसे कि ई और एफ को ज्वाइन कर दो, जी और एच को ज्वाइन कर दो। यहां से मैं देख रहा हूं जब, तो मैंने यहाँ पे ही लगाया हुआ है कि हाँ ये सीधी है, लेकिन जब मैं उठा लिया तब पता चला कि वो भाई ये तो टेढ़ी हो गई। ओके, सो वही फिगर जो हम बना रहे थे वो फिगर वापस बन गई। अंडरस्टूड? ओके, उसी का कंफ्यूजन देखते हैं। ये द रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेरर ऑप्टिकली रेरर मतलब कम, दैट इज एयर। तो एयर में से जा रही है डेंसर मीडियम में, ग्लास में, तो टॉवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ये रहा देखो टॉवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो, तो ये जा रही है, तो लेकिन ऐसे सीधे ना जाकर के नॉर्मल के टॉवर्ड्स में बेंड करेगी। ओके, व्हाट इज द बेसिक, कहां गया, हाँ, देन द रे लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर, ये डेंसर टू रेरर, तो वापस अवे। ओके, सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ये जो इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है, बट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड साइडवेज, सो साइडवेज में से थोड़ा डिस्प्लेस हो गया है, वही चीज बता रहे हैं। सिंपल? ओके, एंड आई थिंक खत्म हो गई या लास्ट वाली बची है? और 3 बाकी। 3 है। ओके, तो टू शो द कन्वर्जिंग नेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड फाइंड इट्स फोकल लेंथ, सेम वो कॉनकेव मिरर वाली एक्टिविटी की थी वैसे ही। ओके, तो पहले तुमने वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, इसलिए यहाँ पे मिरर रखा था और यहाँ पे पेपर घुमा रहे थे, तुम एडजस्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये तो लेंस है, तो लेंस तो सपोज कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्ज करेगा, पीछे थोड़ी आएगा एफ। ओके, तो यहाँ पे तुम पेपर पीछे रखोगे और ऐसे करके कहाँ पे एफ पॉइंट दिखाई दे रहा है वहां सेम क्या होगा, जल जाएगा पेपर, दैट्स इट। और उसका फोकल लेंथ वैसे हमें फाइंड करना है। अंडरस्टूड? So when a parallel beam of light from a far object like the sun falls on a convex lens, a real inverted point size image of the sun is formed at f, and the distance between the position of the lens and the position of the image of the sun gives approximate focal length of the lens, and the distance between the lens and the image of the sun on the paper is approximately focal length। मतलब वही चीज बता रहा है कि जहाँ पे वो तुम्हें पॉइंट दिखेगा, जहाँ पे ब्लैकिश होगा और फिर जल जाएगा, वही तुम्हारा क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल पॉइंट, और वहाँ की लेंथ फोकल, वो एफ फोकल पॉइंट, फोकस जिसे हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और वो जो लेंथ है लेंस से वहां तक की, दैट इज फोकल लेंथ। ओके, सर उससे नीचे हाँ, Then to locate the position and examine the nature of the image formed by convex lens, तो वो जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखा वैसे लेंस के लिए है, वही चीज़ है, इसमें कोई अलग नहीं है। और उसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए है, जो 2 पोजीशन बाकी रह जाएगी उसके लिए है। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हमारा ये टेबल है, और इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन ये जो 2 पॉइंट है जो डिमिनिश इमेज मिल रही है वो है। अंडरस्टूड? तो ये हमारी सारी एक्टिविटी थी। एक्टिविटी में से जो कंक्लूजन है वो याद रखना है। जैसे हमारी केमिस्ट्री की जो एक्टिविटी थी उसमें तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ बना के, उसमें तो यही बुक में से हमने देखा था कि क्वेश्चंस बना के दिए थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस ही बना के दिए थे कि भाई कौन सा कलर क्यों आया, ये वो, तो हमने क्वेश्चंस आंसर डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन को पूछा जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, कितना टाइम हुआ है, 6:52 हुआ है। ओके, चलो तो थोड़ा बहुत हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया? सब कुछ इजी ही था। एक्टिविटी इसीलिए मतलब फिजिक्स की एक्टिविटी एक्चुअली हो सके वैसी हो, लेकिन हमारे पास एपरेटस हो तो सर आज इतना ही रखते हैं, इतना रखना है, ठीक। तो पापा अच्छा, ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है। सो अब कल तो हम जाने वाले हैं और उसके बाद अपना वैकेशन है। सो आई विल शेयर द वैकेशन वर्क, होमवर्क, ये बंद कर दो, विथ यू ऑन अ ग्रुप। ओके।